आप बेशर्मों की सरकार है। एक टकला जोगी यूपी से चला आता है और आकर के हमारे बंगाल में जो शांति व्यवस्था जो कायम है उसको बिगाड़ना चाहता है। आज वो बोलता है कि हम जो है वो जहाँ जाता है सबका नाम बदलना चाहता है। आदित्यनाथ क्या बात कर रहे जिसका हाल औलाद पर परिवार नहीं है, उसका क्या बात करते हैं? एक बात सुन लीजिए, यूपी बिहार का राजनीति है नहीं। नहीं, आप एक बात समझ लीजिए, ये यूपी बिहार है नहीं। यहाँ पे सब एडुकेटेड है, जानता है किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। इसका हिसाब 2 तारीख को मिल जाएगा आपको। बीजेपी बड़ा झूठा पार्टी, इससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। शुभेंदु अधिकारी के जैसा हरामखोर आदमी बंगाल में पैदा नहीं हुआ अभी तक। हरामखोर आदमी, जितना मीडिया है, जितना सेंट्रल फोर्सेस है, सबको लगा दिया है एक लड़की को, एक औरत को, वो 65 साल की हाई चप्पल पहनने वाली लड़की को, उसके लिए लड़ा दिया है। हम लोग देख लेंगे 2 तारीख को, ठीक है? खेला हो तुम सुनार बांग्ला बनावे, बोलता भी सही तरह से नहीं है कि सुनार बांग्ला। अरे सुनार बांग्ला तो बोलो। साला रविंद्रनाथ का जन्म कहाँ हुआ वो भी नहीं मालूम है इन लोगों को। ये क्या बात करेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में। चौंकिए मत, ये दिल्ली की चांदनी चौक नहीं, ये कोलकाता की चांदनी चौक है। अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो ये चौरंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2006 से यहाँ पर AITC यानी कि तृणमूल जो कांग्रेस है, ममता दीदी की जो पार्टी है, यहाँ से विधायक लगातार 2006 से हैं। 2014 से नैना बंदोपाध्याय जो हैं यहाँ की विधायक हैं, लगातार यहाँ से अभी तक वो हैं। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नैना बंदोपाध्याय जो हैं उनका कामकाज लोगों को कैसा लगा। साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक माहौल जो गर्म हो चुका है, तो क्या लगता है ममता बनर्जी एक बार फिर से वापसी कर पाएंगी या इस बार बीजेपी बाजी मार ले जाएगी? क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? इस बार थोड़ा टफ कंपटीशन है। अच्छा, किस किस के बीच में टफ होने वाला है? मैंने तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही टक्कर चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली तृणमूल को जितना ही है। मतलब थोड़ा बंगाली सब जो है हम लोग तृणमूल को ही वोट देंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो दादा एक ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि टफ जो फाइट देने वाली है वो बीजेपी है? क्योंकि बीजेपी की पिछली बार 3 सीट मात्र आई थी। 3 सीट, लेकिन लोकसभा में 18 सीट आए हैं। अच्छा। बीजेपी में कुछ नॉर्थ बंगाल और बांकुड़ा पुरुलिया सब डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी का थोड़ा अच्छा पोजीशन है। हाँ। लेकिन अभी कोई 24 परगना, कलकत्ता, ये सब ऊंचा जो एरिया है इसमें तृणमूल का ही आपका आगे रहेगा। या मिदनापुर में भी मैं बोल सकता हूँ, मतलब फाइट है। लेकिन इस बार मतलब लग रहा है कि एक बार फिर से ममता बनर्जी वापसी आना चाहिए। अच्छा, आना चाहिए, मेरा मतलब कैलकुलेशन में आता है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ की जो लोकल विधायक हैं नैना बंदोपाध्याय, तो उनका कामकाज यहाँ के लोगों को कैसा लग रहा है? उनका हस्बैंड सुदीप बंदोपाध्याय तो बहुत दिन से तृणमूल में है। हाँ। तो उनका कामकाज तो अच्छा ही है। अच्छा। कोई कंप्लेन तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, तो ठीक ही है। अच्छा। पहले सीपीएम था, उससे अच्छा है। हाँ। सीपीएम का टाइम में तो कुछ रास्ता कुछ अच्छा काम नहीं हुआ था, अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है। अच्छा दादा, आपको क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या रहने वाला है? देखिए, बंगाल की हवा जो पहले थी आज भी वैसे ही है। जो है यहाँ सिर्फ एक ही हवा बहती है, वो है ममता बनर्जी की हवा बहती है। इसकी वाहिद वजह है कि आप इसके नाम के बारे में अगर आप देखेंगे कि ममता माने उसके अंदर में एक ममता है, जो गरीबों के प्रति ममता है, लाचारों के प्रति ममता है, बेरोजगारों के प्रति ममता है। तो ममता में ही क्षमता है, ममता में ही क्षमता है। इसलिए आज बंगाल की जो जनता है, बंगाल की जो आवाम है, वो ममता बनर्जी को पसंद करती है। आज जैसा लोग माहौल बना रहे हैं कि आज बीजेपी जो है तो बोल रही है कि हम 200 सीट लेके चले आएंगे, 200 सीट के पार हो जाएंगे। तो आप देखिए, जो है मैं उनसे सवाल करना चाहता कि उन्होंने क्या काम किया है, किस काम की बुनियाद पर ये बात बोल रहे हैं। हर चीज़ का एक बुनियाद होता है कि हमने ये काम किया। सपोज़ कीजिए मैं इन आदमी को ये वादा किया कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, एक वादा किया, दूसरे बार फिर वादा किया, तीसरे बार फिर वादा किया, और मैं चौथे बार फिर चला आता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं ये कर दूंगा, जबकि मैंने 3 बार जो वादा किया मैं नहीं किया हूँ, और चौथे बार मैं फिर। तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर में कितनी बेशर्मी है कि मैं फिर से आकर के इनको ये वादा करता हूँ कि मैं आपका ये काम कर दूंगा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मोदी जी को ऑलरेडी पूरा देश हम लोगों ने सौंप दिया।
2014 में जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने वादों का पिटारा खोल दिया। माने इतने वादे किए कि हम उनके वादों के झांसे में आ गए। हम उनके वादों के झांसे में आ गए और हमने उनके ऊपर में विश्वास करके उनको देश की भागदौड़ उनके हाथ में सत्ता दे दी। अब आप देखिए कि उस देश की सत्ता पे काबिज होने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ का रोजगार दूंगा, गैस पेट्रोल का दाम कम कर दूंगा। तो ये सारे मुद्दे ये ऑलरेडी विफल हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि आज गैस का दाम कहाँ है, आज पेट्रोल का दाम कहाँ है। तो ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। तो ये बेशर्मी की हद है कि इतने सारे मोर्चे पर विफल होने के बावजूद आप आते हैं और कहते हैं कि अब बंगाल में आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, टीवी में वो बोल रहे थे कि दीदी ने बोला खेला होवे। हाँ, ये सवाल मेरा यही सवाल मैं अगला सवाल आपसे पूछने वाला था कि अभी आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल की धरती पर कूद चुके हैं प्रचार के मद्देनजर। तो इसमें उन्होंने बोला है कि ममता जी का नारा है खेला होवे, लेकिन हमारा नारा है विकास होवे। तो आपको क्या लगता है, खेला होवे विकास होवे, किस पर भरोसा हो रहा है आपको? ये ममता बनर्जी ने बोला है खेला होवे का सेंस को पहले समझिए। खेला होवे उन धोखाबाजों के साथ खेला होवे जिन्होंने लोगों को वादों का झांसा में दे करके सत्ता पे काबिज हुए जो है, उनके खिलाफ खेला होवे। ये हर जगह जाके जो प्रचार करते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। जो ये कहते हैं, आज ये इनका जो भाषण चल रहा था कि खेला होवे, और ये बोलते हैं कि एटा जैसे स्कूल होवे, अस्पताल होवे। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पूरे हिंदुस्तान में कहाँ नरेंद्र मोदी ने कोई बहुत बड़ा अस्पताल खोला, या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी खोली, या ऐसी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई कि हमारे नौजवान जो बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको जो है नौकरी मिली। आज तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कोरोना का धन्यवाद अदा करता चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मोदी जी ने ऑलरेडी इकोनॉमिकल कंडीशन हमारे देश का बहुत ख़राब स्थिति में था कोरोना आने से पहले। लेकिन जब कोरोना आया तो मोदी जी को एक बहुत बड़ा रास्ता मिल गया। उन्होंने पूरा का पूरा ठिकरा उसके सर पे फोड़ दिया कि आज कोरोना के वजह से देश की हालात ऐसी है। मैंने देखा है कि लोगों को मोदी जी ने देशभक्ति के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे किस तरह से गुमराह किया है। लोगों को बोला है कि आप जो है कोरोना काल में देश के हित में, देश के खजाने में पैसा दीजिए। लोगों ने कितने करोड़ रुपए, यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने कितने करोड़ रुपए उनको दिया। वो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बनाए, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं हुआ, उसके पैसे का क्या हुआ। हर तरीके से जनता के जेबों को खाली करने का इन्होंने काम किया है। आज ये लोग अगर जीएसटी के दायरे में अगर पेट्रोल और अगर डीजल को लेके चले आते हैं तो ये बहुत हद तक जो है दाम कम हो जाता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बहुत ही कम स्तर पे है, आज 60 से 65 के स्तर पे है। अगर इस तरीके से जीएसटी के दायरे में लेके चले आते तो 35 से 40 में पेट्रोल यहाँ अवेलेबल हो जा सकता था, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं। तो आप विकास के हर मुद्दे पे फेल होने के बावजूद आप राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का नाटक करते हो। आज एक बहुत अच्छी बात चल रही है, आज धर्म की राजनीति चल रही है। तो जो काम से जो विफल हो जाते हैं वही धर्म का जो है तो सहारा लिया करते हैं। आज आप बोलते हैं कि ममता बनर्जी को जय श्री राम से क्यों चिढ़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जय श्री राम मैं भी बोलता हूँ और हमारे भाई भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब एक समाज में एक साथ रहते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को मारते हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा तो उसका विरोध होगा और होना चाहिए। अगर कोई हिंदू अगर जय श्री राम का नाम लेके किसी गरीब को अत्याचार करेगा तो उसका विरोध होगा और होना चाहिए। तो आप ममता बनर्जी जब वहाँ विक्टोरिया मेमोरियल में ममता बनर्जी को जो है, जब ममता बनर्जी स्टेज पे आई तो इन लोगों ने जय मोदी और जय श्री राम का नारा लगाया। ये जय श्री राम का नारा उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए बल्कि उसको चिढ़ाने के लिए लगाया है। तो इस बात की मुखालफत होनी चाहिए और हम मुखालफत करते हैं। बंगाल का आदमी को अपमान किया है, वो बंगाल के लोगों का अपमान किया है लोगों ने जो है। अब नरेंद्र मोदी से हमारा सवाल है कि नैतिकता के आधार पे आप इलेक्शन तो लड़ना छोड़ दीजिए, बल्कि आपको इस्तीफा देना चाहिए कि आप तमाम मोर्चे पे फेल हो चुके हैं। आप बेशर्मों की सरकार है। एक टकला जोगी यूपी से चला आता है और आकर के हमारे बंगाल में जो शांति व्यवस्था जो कायम है उसको बिगाड़ना चाहता है। आज वो बोलता है कि हम जो है वो जहाँ जाता है सबका नाम बदलना चाहता है।
नाम बदलना ही अगर काम होता तो काम करने की जरूरत ही नहीं थी। भारत का नाम अमेरिका और जापान कर दिया जाता तो भारत खुद ब खुद तरक्की हो जाता। आपको हिंदुस्तान दिया गया था तो हिंदुस्तान को एक समय में सोने की चिड़िया कही जाती थी। आज आपको हिंदुस्तान के आप अगर काम करते तो आज आपका दौर, आपका काल, आपका इतिहास बन जाता कि हाँ, नरेंद्र मोदी के दौर में फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया गया। आज आप आते हैं, आप बोलते किस मुंह से बोलते हैं कि सुनार बंगला। नरेंद्र मोदी अभी आज से जो रैली है उसमें कह रहे हैं कि टीएमसी जो है वो ट्रांसफर माय कमीशन, यानी कि भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है टीएमसी पार्टी। उन्होंने नाम दिया टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन। इसको दादा आप कैसे देखते हैं? किसको कमीशन ट्रांसफर करेंगे? किसको? बड़ा झूठा पार्टी बीजेपी। उनका कहना है कि जो टीएमसी वाले हैं ट्रांसफर कमीशन किसको, मतलब किसको करेंगे ट्रांसफर? वो कह रहे हैं कि जो पार्टी है किसको ट्रांसफर करेंगे? भाईपो तो भाईपो ना, भाईपो मतलब क्या है? हाँ। भतीजा। भतीजा तो शाह का लड़का भी हो सकता है, मोदी जी का जो सर का वो भी मोदी जी का भाईपो है। तो भतीजी को ट्रांसफर किया है, मोमित शाह का लड़का को ट्रांसफर किया है कमीशन। ये सब झूठ बात बोल के बंगाल का आदमी को आप टला नहीं सकते। बंगाल का आदमी राजनीति समझता है, राजनीति समझ सकता है। ये यूपी बिहार का राजनीति है नहीं। नहीं, आप एक बात समझ लीजिए, ये यूपी बिहार है नहीं। यहाँ पे सब एडुकेटेड है, जानता है किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। इसका हिसाब 2 तारीख को मिल जाएगा आपको। आप कह रहे हैं कि ये यूपी बिहार नहीं है। एकदम सुनिए, आप कह रहे हैं यूपी बिहार नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, कहते हैं सवाल सुनिए दादा पूरे आपको बोलते हैं पूरे सवाल। एक बात आपको बोलते हैं, लाभ जिहाद क्या चीज है यहाँ का आदमी लोगों को पता भी नहीं। बंगाल का आदमी लोगों को लाभ जिहाद किसको कहते हैं ये पता भी नहीं। फिर भी यहाँ पे आके त्यागी जी जोगी क्या बोल रहा है कि लाभ जिहाद, ये लाभ जिहाद के नाम पर यहाँ पे लड़ाई लगाना चाहते हैं, ये चलेगा नहीं। ये सब यहाँ पे चलेगा नहीं। सीधा बात है, सुन लीजिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, आदित्यनाथ क्या बात कर रहे हैं जिसका हाल औलाद पर परिवार नहीं है, उसका क्या बात कर रहे हैं? एक बात सुन लीजिए, आदमी ये विश्वास करता है कि मोदी जी चाय बिकता था। ये आदमी विश्वास करता है, क्या बोलता है? मोदी जी चाय बिकता था, किसी ने देखा नहीं, ये विश्वास कर रहा है। आज देश को बेच रहा है, आदमी देखते हुए भी बोल रहा है कि आदमी चाय देश को बेच नहीं रहा है, ये विश्वास नहीं कर रहा है यहाँ का आदमी लोग, बंगाल का आदमी लोग। बंगाल लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि अगर हम बंगाल में हमारी सरकार आती है हम यूपी जैसा विकास कर देंगे। अरे कुछ नहीं कर सकता, ये बंगाल है, यूपी नहीं है। जहाँ पे एक दूसरे से भाई की तरह देखता है, यहाँ पे ऐसा कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। बेकार का बात है, ये सब बेकार का बात है, सब फालतू बातें है। ठीक है, यहाँ पे आदमी लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, यहाँ पे एडुकेटेड लोग हैं, यहाँ पे कुछ कोई फायदा नहीं है। आप कहना चाहते हैं, आपका मतलब है यूपी बिहार के जो लोग हैं वो समझदारी से काम नहीं लिए। भाई एक चीज याद रखिए, एक टाइम में ऐसे चलता था, पाकिस्तान को बोला दिया जाता कि तुम लो, साथ में बिहार भी लो। क्या बोलता था पाकिस्तान? नहीं चाहिए। ओ बिहार दोगे? नहीं चाहिए। मतलब बिहार का ऐसा हाल है कि बिहार नहीं चाहिए, तुम हिंदुस्तान दे दो, बिहार नहीं चाहिए। अगर बिहार को लेना है तो हिंदुस्तान भी लो। लेकिन आज ऐसा हाल है कि बिहार में है, यूपी में है। यहाँ पे बिहार का कोई जगह नहीं है, यूपी का राजनीति का कोई जगह नहीं है। तुम सोनार बांग्ला बनाओगे, बोलता भी सही तरह से नहीं है कि सोनार बांग्ला। अरे सोनार बांग्ला तो बोलो। साला रविंद्रनाथ का जन्म कहाँ हुआ वो भी नहीं मालूम है इन लोगों को। ये क्या बात करेगा? यहाँ पे एक दूसरे से भाई की तरह रहते हैं, भाई की तरह रहने दीजिए। हम लोग रहेंगे, वो कोई फायदा नहीं है जितना भी चला दे। लेकिन दादा सवाल ये भी उठता है कि यही बंगाल के लोग पिछली बार के लोकसभा चुनाव में 18 सीट उनको दे दी। वो सब जितना मिर्जापुर है ना, वो लोग किया था। जितना मिर्जापुर लोग है वो लोग किया था। यहाँ पे मिर्जापुर का कोई जगह है नहीं, अभी मिर्जापुर है नहीं कोई, इसीलिए ये सब का कोई फायदा नहीं है। ये सब बेकार का बातें है। वो जमाना खत्म हो गया मिर्जापुर का। मिर्जापुर को लात मार के उसका लाशों के ऊपर जाएगा दीदी। जमाने में आज पूरे हिंदुस्तान में 5 रियासतों में इलेक्शन है।
लेकिन सिर्फ यहाँ ज्यादा जोर लगाए हुए तमाम पूरे कैबिनेट को ला करके। वो क्यों? इसलिए कि ममता दीदी, ममता बनर्जी आंख से आंख मिला करके बात करती है। वो अपना पूरा ये तो उन लोग सोचा कर रही है, ये आंख दिखाने वाली औरत है, इसको दबा दो, इसको खत्म करो। वरना इससे ज्यादा भ्रष्टाचार वो अपना उत्तर प्रदेश में देख ले जहाँ जो डबल इंजन है, वो अपना हरियाणा में देख ले जहाँ डबल इंजन है, वहाँ वो तो कुछ नहीं कर रहा। विकास क्या करेगा? बीजेपी बड़ा झूठा पार्टी, इससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। आज की बात, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं आज सुबह मैं बाजार गया, एक प्याज वाले से पूछा कि भाई क्या बात है, रेट क्यों नहीं कम करे, अब तो सीजन है यार। तो उन्होंने कहा कि चाचा मैं क्यों कम करूं, कैसे कम करूं, जहां खरीदारी होती वहां तो कम है, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग खर्चा, तेल का खर्चा इतना बढ़ गया है कि कम नहीं कर सकते। तो ये तेल और गैस वगैरह किसके हाथ में? क्या दीदी के हाथ में है? ये सेंट्रल के हाथ में। लेकिन सेंट्रल तो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मजहब के नाम पर बांट दिया, दीदी तो टैक्स घटा दिया, सिर्फ मजहब के नाम पर बांट दिया, लोगों को हिस्से में तकसीम कर दिया। कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, सवाए झूठ बोलने के, सवाए वादा करने के। 7 साल से हम लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। हम लोग को अमन सुकून से, अमन से, चैन से रहने दीजिए। ये हम बंगाल में, हम कलकत्ता में बहुत अच्छे से। और एक बात मैं और बोलता हूँ, आराम से एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, मैं तमाम लोगों को मैं अपील कर रहा हूँ मैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। वो 5 सेकंड के जो बटन दबाइएगा, वो 5 सेकंड आप गलती ना करें, इसलिए कि फिर 5 साल आपको पहचाना पड़ेगा। ये 5 सेकंड आप गलती ना करें, किसी और को ना दे, आप एक सेकुलर को दे, आप ममता दीदी के नाम पर ममता दीदी को दे। यही हमारा पहचान है, यही मेरा पहचान है। मोदी सरकार कह रही है जो महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, ये देश की तरक्की के लिए इतना थोड़ा लोगों को सहना पड़ेगा। देश के तरक्की के लिए नहीं कर रहे, लोगों को कंगाल बनाने के लिए कर रहे हैं। वो देश के तरक्की उनका काम नहीं है। 2014 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी आया था, तब 1 लीटर डीजल पेट्रोल में उसका सेल्स टैक्स था, गवर्नमेंट का जो सेस था, वो है 9 रुपया 64 पैसा। आज हो गया 36 रुपया, आज हो गया 36 रुपया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं बढ़ाया। तो इसके जमींदार कौन है? 9 रुपया से 34 रुपया आ गया, इसके लिए 1 रुपया घटाएगा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट घटाया है। लेकिन एक बात हम लोग आप लोगों की तरह, आप लोगों के जरिए बोलना चाहता हूँ, 6 चीफ मिनिस्टर, 6 स्टेट का चीफ मिनिस्टर, तमाम सेंट्रल मिनिस्टर, आज मिनिस्टर लोगों को एमएलए में बिठाया दिया जा रहा है। यहाँ पे शर्म की बात है। आने वाला दिन में ये कॉर्पोरेशन का कमिश्नर के लिए तैयार होगा। ये सुन लीजिए, मेरा खत्म नहीं हुआ। 6 चीफ मिनिस्टर, तमाम गोदी मीडिया का जितना तमाम लीडर्स है, जितना मीडिया है, जितना सेंट्रल फोर्सेस है, सबको लगा दिया है एक लड़की को, एक औरत को, वो 65 साल की हाई चप्पल पहनने वाली लड़की को, उसके लिए लड़ा दिया है। और यही बात हम कहना चाहता हूँ, हर तरफ एक साइड और बाकी एक चप्पल, एक चप्पल पहनने वाली लड़की। हम लोग देख लेंगे 2 तारीख को, ठीक है? खेला होबे। आप जो ये बता रहे हैं कि जो सांसद हैं वो विधायक लड़ने आ रहे हैं, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? आने वाला काल में ये लोग ये तो हारेगा। आने वाला काल में ये लोग, ये कमिश्नर भी नहीं होगा, कमिश्नर के पोस्ट के लिए रहेगा, उसके बाद पंचायत के लिए पोस्ट लड़ेगा। ये शर्म की बात है। गुमराह करने के लिए आए हुए हैं, वो अपना झूठ का वादा फैलाने के लिए आए, कोई काम करने के लिए नहीं आए, वो विकास का बात करने नहीं आए, विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करने के लिए आए हुए हैं। इसलिए शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या कहना चाहिए? शुभेंदु अधिकारी हम मेदिनीपुर का आदमी है, शुभेंदु अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं। 35 शुभेंदु अधिकारी के जैसा हरामखोर आदमी बंगाल में पैदा नहीं हुआ अभी तक। हरामखोर आदमी पैदा नहीं हुआ बंगाल में अभी तक। अच्छा, ठीक है? इससे बड़ा बात और कुछ नहीं करना चाहते।